फेवी 43 216 रेन सिटी रिफाइनिंग पिल्स। डू फैंग अकेले धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह कहाँ जा रहा था? आगे क्या करेगा? लू परिवार और स्वर्गीय दाओ संप्रदाय का सामना कैसे करेगा? तियानयांग शहर छोड़ने के बाद से ही वह इन सवालों के बारे में सोच रहा था। वह जियाओचिंग में शू परिवार के पास नहीं जा सकता था। शू परिवार की शक्ति किंग्युआन संप्रदाय से भी कम थी। चूंकि वह अपने गुरु या किंग्युआन संप्रदाय को फंसाना नहीं चाहता था, इसलिए वह शू परिवार को भी फंसा नहीं सकता था। इसीलिए उसने शू तियानलिन और शू झी को सीधे वापस भेज दिया। अब वह फैंगचेंग स्थित अपने घर में नहीं रह सकता था, क्योंकि लू परिवार वहां मौजूद था। हालांकि वह लू परिवार से डरता नहीं था, लेकिन उनकी नज़रों के सामने रहना लू परिवार और स्वर्गीय दाओ संप्रदाय को बहुत नाराज कर सकता था, जिससे लगातार परेशानी होती और उसकी साधना पर भी असर पड़ता। अपने वंश की शक्ति और स्वर्गीय उत्पत्ति पवित्र ग्रंथ के अध्ययन के कारण उसे अपनी साधना की प्रगति के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह कुछ समय रसायन विद्या का अभ्यास करने और अपने कौशल को निरंतर सुधारने में लगा सकता है। इसलिए विंड सिटी से ज़्यादा दूर नहीं स्थित रेन सिटी घूमने के लिए एक अच्छी जगह होगी। यह एजोर पिल सेक्ट से भी ज़्यादा दूर नहीं है। एजोर पिल सेक्ट अपनी रसायन विद्या के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए समय मिलने पर मैं उनसे सलाह ले सकता हूँ। जू परिवार के सदस्यों को पीछे छोड़कर डू फैंग ने एक दिशा चुनी और रेन सिटी की ओर चल पड़ा। रेन सिटी विंड सिटी से 5000 ली से अधिक उत्तर में स्थित है और वुजिंग सिटी से केवल 4000 से 5000 ली की दूरी पर है। डू फैंग ने धीरे धीरे यात्रा की और तीसरे दिन रेन सिटी पहुंचा। दूर से देखने पर वर्षा नगरी हवा से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती थी। डू फैंग वुलिंग काउंटी की भव्यता को देखकर अचंभित रह गया। इसके मुकाबले नानलिंग काउंटी क्षेत्रफल, धन और साधकों की शक्ति के मामले में कहीं अधिकहीन थी। नानलिंग काउंटी में उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, जो उनकी साधना में सुधार के लिए अच्छा नहीं था। जहां तक एल्डरटाई की बात है, उनका मानना था कि अपनी वर्तमान शक्ति और गुरु की उपस्थिति में एल्डरटाई को अब और कोई परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए। इसलिए अब उसे नानलिंग काउंटी में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं थी और जाना अपरिहार्य था। इसके अलावा उसे अपनी मां को खोजने के लिए किंगजोउ भी जाना था, इसलिए उत्तर की ओर धीरे धीरे यात्रा करना ही उचित होगा। शहर में प्रवेश करने के बाद डू फैंग ने यूं ही एक आंगन वाला घर खरीद लिया और अकेले ही वहां बस गए, जहां उन्होंने खुद को रसायन शास्त्र के अध्ययन में समर्पित करना शुरू कर दिया। वह पहले से ही वॉरियर पिल, स्पिरिट एसेंस पिल और समाधि नरिशिंग हॉट पिल जैसी गोलियां बनाने में सक्षम था, लेकिन उसे अभी भी 100 हर्ब्स 9 टन पिल और ट्रू एसेंस रीजनरेशन पिल बनाने का अभ्यास करना बाकी था। इसलिए डू फैंग ने इन दोनों गोलियों को बनाने की विधियों का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया। डू फैंग ने यी चेंजी की कीमियाग्री के मूल सिद्धांत और तियानशिंग घाटी से प्राप्त अमृत सूत्रों का संपूर्ण संग्रह और अमृत पर टिप्पणियां का गहन अध्ययन किया। उन्नत स्तर पर पहुंचने के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक जागरूकता, शक्ति और जादुई शक्ति पर नियंत्रण में और भी सुधार हुआ। अभ्यास से प्राप्त अंतर्दृष्टि के साथ मिलकर उनके कीमियाग्री कौशल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1 महीने से भी कम समय में 100 जड़ी बूटियों की 9 चरणीय गोली और सच्ची सार पुनर्जनन गोली बनाने की सफलता दर 50% तक बढ़ गई। अगर आम रसायन शास्त्रियों को इस गति के बारे में पता चलता तो वे शायद डर के मारे अधमरे हो जाते। आम लोगों के पास इतनी प्रचुर मात्रा में सामग्री कैसे हो सकती है जिसे वे बर्बाद कर सकें? इस स्तर तक पहुंचने में 3 से 5 साल लगना असंभव होता। अपने द्वारा तैयार की गई गोलियों के दोनों बैचों को देखकर डू फैंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और एक ट्रू एसेंस रीजनरेशन पिल निकाली। उसने उसे अपनी हथेली पर रखा और ध्यान से उसका अध्ययन किया। गोली अंगूठे के आकार की, हल्के काले रंग की थी और अच्छी गुणवत्ता की प्रतीत हो रही थी। उसके चारों ओर हल्की आभा थी और उससे ताज़ी औषधीय सुगंध आ रही थी। बेशक उसे अपनी बनाई हुई गोलियां पसंद थीं, लेकिन उनकी असली गुणवत्ता जानने के लिए शायद उसे किसी और से उनका मूल्यांकन करवाना पड़ता ताकि निष्पक्ष और सटीक आकलन हो सके। डू फैंग ने गोलियों के दोनों बैचों को गोलियों की विशेष बिक्री वाले बाजार में ले जाने का फैसला किया। मन बना लेने के बाद उसने दर्जनों गोलियां एक तरफ रख दी, उठा और बाहर चला गया। किंगदान संप्रदाय के निकट होने के कारण युचेंग में विभिन्न प्रकार के औषधियों की बिक्री करने वाली कई दुकानें हैं। शहर में कई रसायनज्ञ और रसायन शास्त्री भी हैं और यहाँ तक कि रसायन शास्त्रियों द्वारा रसायन विज्ञान तकनीकों पर चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान करने और एक साथ सुधार करने के लिए कई संगठन भी बनाए गए हैं। अपने निवास से निकलने के बाद डू फैंग ने थोड़ी पूछताछ की और पता चला कि रेन सिटी में साधकों के लिए सामान बेचने वाली विशेष दुकानें मुख्य रूप से पूर्वी जिले में केंद्रित हैं। जल्द ही डू फैंग पूर्वी जिले में पहुंच गया। चौड़ी सड़कों पर चलते हुए उसने दोनों ओर तरह तरह की चीजें बेचने वाली दुकानें देखीं, जिससे डू फैंग का दृष्टिकोण व्यापक हो गया।
जैसे जैसे डू फैंग धीरे धीरे सड़क पर चलता गया, उसने देखा कि कुछ दुकानें दूसरों की तुलना में काफ़ी बड़ी थीं। कुछ देर सोचने के बाद वह रिन्यू पवेलियन नामक एक दुकान की ओर चल पड़ा। अंदर प्रवेश करते ही दुकान का भीतरी भाग काफ़ी आलीशान था, जो उसकी अपार समृद्धि को दर्शाता था। अंदर 5-6 लोग सामान चुन रहे थे। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति आंखें आधी बंद करके आराम से बैठा था, जबकि एक युवक, जो संभवतः चिशोधन के चरण का सेवक था, बार बार इधर उधर देख रहा था और कभी कभी दुकान के प्रवेश द्वार की ओर भी देख रहा था। जैसे ही डू फैंग अंदर आए, वेटर तुरंत मुस्कुराया और जल्दी से आगे बढ़कर बोला, महोदय, आप कुछ खरीदने या बेचने आए हैं? चीजें बेच रहे हैं, डू फैंग ने शांत भाव से जवाब दिया। ओह, आप क्या बेचते हैं? गोलियां या सामान? हम गारंटी देते हैं कि आप हमारी कीमतों से संतुष्ट होंगे, वेटर ने आगे कहा। डू फैंग ने युवक की ओर देखा, फिर अनुत्तरित बूढ़े व्यक्ति की ओर। कुछ देर विचार करने के बाद उसने अपनी बनाई हुई एक गोली निकाली, उसे अपनी हथेली में रखा और शांत भाव से कहा, ठीक है, तो मुझे ये पता लगाने में मदद करो कि इस गोली की कीमत कितनी है। डू फैंग द्वारा निकाली गई गोली वही सच्ची शक्ति पुनर्जनन की गोली थी जिसे उसने अभी अभी बनाया था। वेटर चौंक गया। उसने डू फैंग के हाथ में रखी गोली पर नजर डाली। उसने कई गोलियों को पहचान लिया था और तुरंत समझ गया कि यह एक बहुत ही महंगी ट्रू एसेंस रीजनरेशन पिल है, जिसे वह खुद नहीं खरीद सकता था। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसने जल्दी से कहा, कृपया एक पल रुकिए महोदय, मैं हमारे मैनेजर से आपसे बात करने के लिए कहता हूँ। डू फैंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुप रहे। क्लर्क झट से काउंटर के पीछे भागा और आंखें बंद करके आधे लेटे हुए बूढ़े आदमी के कान में कुछ फुसफुसाया। ये सुनकर बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोलीं, तुरंत खड़े हो गए, दुकान में बैठे ग्राहकों पर एक नज़र डाली और सीधे डू फैंग के पास चले गए। उन्होंने मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया और कहा, हे दाववादी, क्या आप ये गोली खरीदना चाहते हैं? कृपया इधर आइए। डू फैंग ने बूढ़े आदमी पर एक नज़र डाली और पाया कि वह केवल प्रारंभिक योद्धा स्तर का था। हालांकि दुकान का मुखिया होने के नाते उसके पास अन्य कौशल अवश्य होंगे, इसलिए वह बूढ़े आदमी के पीछे काउंटर के पीछे प्रतीक्षालय में चला गया। बूढ़े व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, डू फैंग को बैठने के लिए आमंत्रित किया और फिर पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको किस नाम से संबोधित किया जाता है, मित्र? मेरा उपनाम डू है, डू फैंग ने शांत भाव से कहा। तो ये है फेलो दाओइस्ट डू। बूढ़े आदमी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, डू फैंग की ओर देखा और आगे कहा, फेलो दाओइस्ट डू ने अभी कहा कि आप गोलियां बेचना चाहते हैं। क्या आप कृपया मुझे उन्हें दिखा सकते हैं? डू फैंग ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपने थैले से एक ट्रू एसेंस रीजनरेशन पिल और 100 हर्ब्स 9 टन पिल निकाली और उन्हें धीरे से अपनी हथेली में थाम लिया। दोनों गोलियां देखते ही बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठीं। उसने डू फैंग के हाथ से गोलियां लेकर उन्हें ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया। ये तो सच्ची शक्ति से पुनर्जन्म की गोली और 100 जड़ी बूटियों से 9 चरण की गोली हैं। योद्धा क्षेत्र के साधकों के लिए ये अत्यंत मूल्यवान हैं। आप इन दोनों तरह की गोलियों को किस कीमत पर खरीद रहे हैं? डू फैंग ने अनायास ही पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ देर सोचा, फिर डू फैंग की ओर देखकर गहरी आवाज में कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ, साथ ही दाववादी, आपके पास इन 2 प्रकार की गोलियों की कितनी संख्या है? क्या आपने इन्हें स्वयं बनाया है? 3 प्रमुख संगठन। डू फैंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या सामान खरीदते समय आपकी दुकान को इतने सारे सवाल पूछने की ज़रूरत है? बूढ़े आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस जिज्ञासावश पूछ रहा था। मौजूदा कीमतों के अनुसार एक ट्रू एसेंस रीजनरेशन पिल की कीमत 50 स्पिरिट एसेंस पिल के बराबर है और 100 हर्ब्स 9 टन पिल की कीमत 60 स्पिरिट एसेंस पिल के बराबर है। इस वेबसाइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। अगर आपके पास इन दोनों तरह की गोलियों की संख्या कम है, तो मेरी दुकान इन्हें कम कीमत पर खरीद सकती है। अगर मात्रा ज़्यादा हो तो क्या होगा? डू फैंग ने थोड़ा रुकते हुए लापरवाही से पूछा, या अगर मैं इसे लंबे समय के लिए आपूर्ति कर सकूं तो क्या होगा? बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठीं। ओह, तो आपका मतलब है, मेरे साथी दाववादी, आप एक रसायनज्ञ हैं और इन 2 प्रकार की गोलियों को स्वयं बना सकते हैं? डू फैंग ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ये देखकर बूढ़ा व्यक्ति और भी आश्वस्त हो गया, उसका लहजा उत्साहपूर्ण हो गया। अगर ऐसा है, तो हमारा संगठन इसे सबसे अनुकूल कीमत पर खरीद सकता है। वह थोड़ी देर रुका और डू फैंग की ओर देखते हुए बोला, इसके अलावा हमारे संगठन की एक और उम्मीद है, क्या साथी दाववादी डू इस पर सहमत होंगे? क्या चल रहा है? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हमारे संप्रदाय को आशा है कि आप, साथी दाववादी, हमारे साथ जुड़कर हमारे रसायन शास्त्रियों में से एक बन सकते हैं। क्या आप इच्छुक हैं? क्या मैं आपका सम्मानित रसायन शास्त्री बनूं? डू फैंग ने अपनी भौहें उठाईं। उसे पहले से ही इसका अंदाजा था।
युआन पुनर्जन्म की गोली और 100 जड़ी बूटियों की 9 चरण गोली को एक साथ तैयार करने में सक्षम रसायन शास्त्री दुर्लभ थे, यहाँ तक कि रेन सिटी और किंगदान संप्रदाय जैसे रसायन शास्त्र के लिए प्रसिद्ध स्थानों में भी विभिन्न गुटों द्वारा उनकी तलाश होना स्वाभाविक था। मैं यहाँ नया हूँ और आपके प्रतिष्ठित संस्थान या इस वर्षा नगरी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। क्या आप कृपया मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? डू फैंग ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। जरूर, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए हल्की खांसी की। जैसा कि आप शायद जानते होंगे, ये वर्षा नगरी अपनी रसायन विद्या के लिए प्रसिद्ध है। अकेले इस नगरी में ही सैकड़ों रसायनज्ञ हैं और कई अन्य कम प्रसिद्ध रसायनज्ञ तो हैं ही। इन सैकड़ों रसायनज्ञों ने 3 संगठन बनाए हैं, गेल, वर्षा पोषण और थंडरक्लैप। इन तीनों संगठनों में वर्षा नगरी के 90% से अधिक रसायनज्ञ शामिल हैं, जबकि शेष 10% कुछ साधनाशील परिवारों और नगर स्वामी के महल से संबंधित हैं। वर्षा पोषण मंडप वर्षा पोषण संगठन के अंतर्गत आता है। बूढ़े व्यक्ति ने डू फैंग की ओर देखा और कहा, क्या मेरी कही बात तुम्हें समझ में आई, मेरे साथी दाववादी? डू फैंग ने थोड़ा सिर हिलाया, सोचते हुए बोला, मैं समझ गया। फिर उसने पूछा, तो फिर आपके रुन्यू पवेलियन में शामिल होने से मुझे क्या लाभ मिलेंगे? या यूं कहें कि इन तीनों संगठनों में शामिल होने से रसायन शास्त्रियों को क्या लाभ मिलेंगे? हे, खैर, इसके फायदे तो निश्चित रूप से हैं, बूढ़े व्यक्ति ने थोड़े गर्व के साथ कहा। ओह, इसके क्या फायदे हैं? कृपया मुझे बताएं, महोदय। इन तीनों रसायन विद्या संगठनों में से किसी एक में शामिल होने और सदस्य बनने के 3 फायदे हैं। पहला, आपको संगठन की सुरक्षा मिलेगी और नुकसान होने की संभावना कम हो जाएगी। दूसरा, आप संगठन के अन्य रसायन शास्त्रियों के साथ रसायन विद्या कौशल का आदान प्रदान कर अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। तीसरा, आपको कुछ बहुमूल्य औषधि बनाने के सूत्र प्राप्त हो सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने डू फैंग की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए कहा। हालांकि उनकी निराशा के लिए डू फैंग पूरी तरह शांत रहा। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ चारों ओर नजर घुमाई। तो इन 3 रसायन विद्या संगठनों में से किसी एक में शामिल होने के लिए क्या शर्तें हैं? शामिल होने के बाद क्या प्रतिबंध लागू होते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, साथी दाववादी डू ने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। इन तीनों रसायन विद्या संगठनों में शामिल होने के लिए कोई भी रसायनज्ञ आवेदन जमा करके सदस्य बन सकता है। रसायनज्ञों को शामिल होने के लिए कम से कम 3 रसायनज्ञों की सिफारिश की आवश्यकता होती है। शामिल होने के बाद की पाबंदियां काफ़ी सरल हैं। आपको बस हर साल संगठन को एक निश्चित मात्रा में औषधि दान करनी होगी और इसके अलावा जब भी संगठन को आपकी आवश्यकता हो, आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। एक निश्चित मात्रा में गोलियां देना, जरूरत पड़ने पर मदद करने की पूरी कोशिश करना। निश्चित का मतलब कितना है? अगर संगठन को किसी चीज़ की जरूरत हो तो क्या परिस्थितियां होंगी? क्या इसके लिए दूसरों से लड़ना या मुकाबला करना पड़ेगा? डू फैंग ने गहरी आवाज में पूछा। इतनी मात्रा में गोलियां बनाना किसी रसायनज्ञ के लिए स्वाभाविक रूप से आसान है। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि वह संगठन के अन्य सदस्यों को उनकी समस्याओं को हल करने में मदद कर रहा हो या उनके लिए गोलियां बना रहा हो, बूढ़े व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इन तीनों संगठनों के मुख्य नेता कौन हैं? उनकी साधना का स्तर क्या है? उनके रसायन शास्त्र कौशल क्या हैं? डू फैंग ने फिर पूछा। तीनों संगठनों के शीर्ष नेता बैटल जनरल स्तर के शक्तिशाली योद्धा हैं। गेल के नेता को विंड एंड वेव्स, थंडरक्लैप के नेता को थंडर क्राई और रेन के नेता को यू वाटर कहा जाता है। हे, ये तीनों लोग वाकई दिलचस्प हैं। डू फैंग हंसे बिना नहीं रह सका। उनके संगठन का नाम उनके अपने नामों से मिलता जुलता है। हालांकि डू फैंग ने फैंगचेंग के लू परिवार और वुलिंग काउंटी के दूसरे स्थान पर रहने वाले तियानदाओ संप्रदाय को नाराज कर दिया था, फिर भी वह चिंतित नहीं था। उसकी वर्तमान शक्ति को देखते हुए अगर लू परिवार के मुखिया या तियानदाओ संप्रदाय उसे पकड़ने के लिए युद्ध सेनापति स्तर के किसी वरिष्ठ अधिकारी को भी भेजते तो भी उन्हें सफलता मिलना मुश्किल होता और शायद वे उससे हार भी जाते। इसलिए इस रसायन शास्त्र संगठन की सुरक्षा उसके लिए अनावश्यक थी। उसके पास रसायन शास्त्र का ज्ञान और यचेंजी द्वारा छोड़ी गई कई औषधियों के सूत्र थे, साथ ही तियानशिंग घाटी से प्राप्त औषधियों के सूत्र भी थे। ये सूत्र भी उसके लिए अनावश्यक थे। केवल दूसरा लाभ जो उसे अन्य रसायन शास्त्रियों के साथ रसायन शास्त्र कौशल का आदान प्रदान करने की अनुमति देता था, उसे कुछ हद तक लुभाता था। हालांकि उनके पास अपने पूर्ववर्तियों की अंतर्दृष्टि और प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध थी, लेकिन अकेले चिंतन करना दूसरों के साथ चर्चा करने जितना फलदायी नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उस बूढ़े आदमी को घूरते हुए कहा, अगर मैं रुन्यू पवेलियन में शामिल होना चाहूँ तो क्या आप, प्रबंधक जी, मेरा परिचय करवाने में मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठीं और उसने प्रसन्नता से डू फैंग की ओर देखा। बिल्कुल, कोई समस्या नहीं।
साथ ही दाववादी डू, क्या तुम सचमुच मेरे ऋण्यु मंडप में शामिल होना चाहते हो? अगर हाँ, तो मैं तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित करूंगा। मुझे विश्वास है कि संगठन तुम्हारा स्वागत करेगा। डू फैंग ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं और चुप रहा। ये देखकर बूढ़े आदमी ने तुरंत नौकर को बुलाया और उससे कुछ फुसफुसाकर कहा। नौकर ने आश्चर्य से डू फैंग की ओर देखा, जल्दी से अभिवादन किया और फिर जल्दी से चला गया। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने डू फैंग से बातचीत शुरू की और धीरे धीरे डू फैंग की पृष्ठभूमि के बारे में जानने की कोशिश की, जैसे कि उसने किस विद्यालय में पढ़ाई की, उसने रसायन शास्त्र की इतनी उत्कृष्ट कला किससे सीखी और वह रेन सिटी में कितने समय तक रहने की योजना बना रहा है। हालांकि डू फैंग ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने डू फैंग से रेन सिटी और वुलिंग काउंटी के बारे में कई सवाल पूछे, जिससे बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। लगभग आधी अगरबत्ती जलने के समय के बाद नौकर और एक अन्य अधेड़ उम्र का व्यक्ति अंदर आया। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी एक उच्च कोटि का योद्धा था, जिसने पीला वस्त्र पहना हुआ था। उसका चेहरा थोड़ा गोलमटोल था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अंदर आते ही उसने दुकानदार के सामने डू फैंग को बैठे देखा और तुरंत उसके पास आकर बोला, यह जरूर साथी दाववादी डू होंगे। मेरा उपनाम हुआंग है और मैं ऋण्यु मंडप का प्रबंधक हूँ, जो संगठन में शामिल होने वाले नए साथी दाववादियों का प्रभारी हूँ। बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ और हुआंग उपनाम वाले अधेड़ व्यक्ति को झुककर प्रणाम करते हुए बोला, प्रबंधक हुआंग, नमस्कार। डू फैंग ने हल्के से सिर हिलाया और अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने फिर कहा, चूंकि साथी दाववादी डू हमारे संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं, तो नियमों के अनुसार हमें पहले आपके रसायन शास्त्र कौशल की पुष्टि करनी होगी। डीकन का टोकन। हम इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? क्या हम मौके पर ही बैच को परिष्कृत कर सकते हैं? डू फैंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। इस साइट का नया URL है, याद रखने का आसान तरीका .com। हुआंग उपनाम वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, धीरे से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, इतनी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी बात समझानी है। अगर किसी के पास रसायन विद्या की उचित क्षमता नहीं है, लेकिन वह जानबूझकर किसी और का रूप धारण करता है, तो पकड़े जाने पर उसे तीनों प्रमुख रसायन विद्या संगठनों से निकाल दिया जाएगा और वह रेन सिटी में नहीं रह पाएगा। अब तक ऐसा करने वाला कोई नहीं मिला है। डू फैंग ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, मैं ट्रू एसेंस रीजनरेशन पिल्स और 9 टन 100 हर्ब्स पिल्स बना सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि मेरा कौशल स्तर क्या है। रिन्यू पवेलियन में मेरा क्या स्थान है? हुआंग उपनाम वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, साथी दाववादी डू, आप इतने युवा हैं, फिर भी आप पहले से ही इन 2 प्रकार की गोलियों का निर्माण कर चुके हैं। रसायन शास्त्र में आपकी प्रतिभा वास्तव में प्रशंसनीय है। संगठन में केवल मंडप प्रमुख और कुछ ही प्रबंधक एक साथ 2 प्रकार की गोलियों का निर्माण कर सकते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं केवल सच्ची सार पुनर्जनन गोली का निर्माण कर सकता हूं। डू फैंग चुप रहे। हुआंग उपनाम वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने वस्त्रों में हाथ डालकर एक काली वस्तु निकाली और डू फैंग को देते हुए कहा, यह हमारे ऋण्यु मंडप के प्रबंधक का पहचान चिन्ह है। कृपया इसे संभाल कर रखें, साथी दाववादी डू। डू फैंग ने धीरे से काले टोकन को उठाया। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से उसका निरीक्षण किया और पाया कि टोकन काले लोहे और अन्य सामग्रियों से बना हुआ प्रतीत होता है। इसके अग्रभाग पर ऋण्यु और पिछले भाग पर डीकन शब्द खुदे हुए थे। काले टोकन को रखने के बाद डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, हुआंग उपनाम वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को प्रणाम किया और पूछा, मुझे आश्चर्य है कि रिन्यू पवेलियन में कितने प्रबंधक हैं? हुआंग उपनाम वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, साथी दाववादी डू सहित 13 प्रबंधक होंगे। 13 सेवकों के साथ ऐसा लगता है कि ऋण्यु पवेलियन काफी शक्तिशाली है, जो पूर्व की युआन संप्रदाय और वर्तमान लू परिवार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा इसके सभी सदस्य रसायन शास्त्री हैं और वुलिंग काउंटी का कोई भी संप्रदाय इतनी शक्ति को नाराज नहीं करना चाहेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रबंधक ने 3 प्रमुख लाभों में से पहला लाभ ऋण्यु पवेलियन से सुरक्षा प्राप्त करना बताया था। ये बात बिल्कुल सच है। चूंकि साथी दाववादी डू हमारे संप्रदाय में शामिल हो गए हैं, इसलिए इन गोलियों का खरीद मूल्य स्वाभाविक रूप से कम होगा। बूढ़े लियू, कृपया नियमों के अनुसार आगे बढ़ें। हुआंग उपनाम वाले अधेड़ व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, फिर उनकी ओर मुड़कर बोला, साथी दाववादी डू, मामला सुलझ गया है। मैं, हुआंग, अब चलता हूँ। हुआंग उपनाम वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, रुक गया, पीछे मुड़ा और बोला, वैसे 7 दिनों में हमारे मंडप में एक मूल्यांकन बैठक होगी। इसका मुख्य उद्देश्य मंडप में मौजूद रसायन शास्त्रियों और कुछ अन्य रसायन शास्त्रियों के कौशल की पुष्टि करना है। इसके अलावा सभी प्रबंधक अपने रसायन शास्त्र के अनुभव साझा करेंगे। प्रबंधक डू, आना मत भूलना। इतना कहकर वह गायब हो गया।
हुआंग उपनाम वाले अधेड़ व्यक्ति के चले जाने के बाद लियू उपनाम वाले दुकानदार ने डू फैंग को विनम्रतापूर्वक झुककर प्रणाम किया और कहा, प्रबंधक डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैनेजर लियू, आप बहुत दयालु हैं। मुझे इन दोनों प्रकार की गोलियों की कीमत क्या तय करनी चाहिए? मैनेजर लियू ने जल्दी से जवाब दिया, स्वाभाविक रूप से हम अपने स्टोर से सबसे अच्छी कीमत देंगे। एक ट्रू एसेंस रीजनरेशन पिल की कीमत 45 स्पिरिट एसेंस पिल है और 100 हर्ब्स 9 टन पिल की कीमत 55 स्पिरिट एसेंस पिल है। मुझे आश्चर्य है कि डीकिन डू के पास कितनी होंगी। डू फैंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने दाहिने हाथ के इशारे से उसने मैनेजर लियू के सामने 7-8 बोतलें रख दीं। मैनेजर लियू ने बोतलों का निरीक्षण किया। कुल 8 बोतलें थीं, दोनों प्रकार की गोलियों की 4-4 बोतलें। उन्होंने कुछ देर के लिए आंखें बंद करके हिसाब लगाया, फिर आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, कुल मिलाकर 4000 स्पिरिट एसेंस गोलियां हैं। स्टीवर्ट डू, आपका क्या विचार है? डू फैंग ने सिर हिलाकर कहा, मुझे स्पिरिट एसेंस पिल की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे ये औषधीय जड़ी बूटियां दे दीजिए। ऐसा कहते हुए उसने मैनेजर लियू को एक सूची सौंप दी। प्रबंधक लियू ने आदेश लिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसका विश्लेषण किया। उन्होंने देखा कि उसमें ट्रू एसेंस रीजनरेशन पिल और 100 हर्ब्स 9 टन पिल बनाने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भरी हुई थीं। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, चिंता मत कीजिए स्टीवर्ट डू, हमारे स्टोर में ये सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। हम तुरंत किसी को भेजकर इन्हें मंगवा देंगे। इतना कहने के बाद उसने नौकर को बुलाया, उसे डू फैंग की सूची सौंपी और फुसफुसाते हुए कहा, ये सामग्रियां तुरंत यहाँ लाओ। नौकर ने सहमति में सिर हिलाया, ऑर्डर लिया और जल्दी से चला गया। थोड़ी देर बाद वह हाथ में एक सामान रखने वाला थैला लिए मैनेजर लियू के पास लौट आया। प्रबंधक लियू ने आदरपूर्वक वह थैला डू फैंग को सौंप दिया। थैला लेते ही डू फैंग ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से उसका निरीक्षण किया और पाया कि यह वही था जो वह चाहता था। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और धीरे से सिर हिलाया। मैनेजर लियू ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे में स्टीवर्ट डू को केवल 4000 स्पिरिट पिल्स का भुगतान करना होगा। डू फैंग ने लापरवाही से एक थैला उठाया और उसे मैनेजर लियू की ओर फेंक दिया। मैनेजर लियू ने उसे पकड़ा, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसकी जांच की और उसमें ठीक 4000 आध्यात्मिक गोलियां पाईं, जिन्हें उन्होंने फिर सुरक्षित रख दिया। डू फैंग खड़ा हुआ और शांत भाव से पूछा, शहर में रिन्यू मंडप कहाँ स्थित है? हमारा मंडप पश्चिमी जिले में स्थित है। यह एक लंबा, लौकी के आकार का भवन है। स्टीवर्ट डू, आप वहां पहुंचते ही इसे देख लेंगे। डू फैंग ने सिर हिलाया और दुकान से निकल गया। वुलिंग काउंटी के उत्तर पश्चिम में स्थित तियानकी पर्वत, ये तियानदाओ संप्रदाय का स्थान है। तियानकी पर्वत श्रृंखला के ठीक मध्य में स्थित सबसे ऊंची चोटी पर तियानदाओ संप्रदाय के एक छोटे से स्वागत कक्ष के अंदर स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के गुरु ह्यून क्रोध से लालायित होकर नीचे खड़े 3 लोगों की ओर इशारा करते हुए क्रोधित होकर चिल्लाए। ये तीनों कोई और नहीं बल्कि झाओ लॉन्ग और उसके 2 साथी थे, जिन्हें उन्होंने पहले ही डू फैंग को पकड़ने के लिए भेजा था। झाओ लॉन्ग, झांग यी और ली यू ने अपना सिर झुका लिया, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। झाओ लॉन्ग ने अभी अभी किंग्युआन संप्रदाय की यात्रा की पूरी रिपोर्ट संप्रदाय प्रमुख यून को दी थी, लेकिन संप्रदाय प्रमुख यून तुरंत क्रोधित हो गए और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न करने के लिए फटकार लगाए। इससे उन तीनों को बहुत बुरा लगा। बेकार, 3 निकम्मे, नहीं 4 निकम्मे, लू परिवार का वो भी। मेरे स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के 3 प्रमुख शिष्य और लू परिवार का एक सदस्य, 4 मध्यम स्तर के योद्धा, एक नौजवान से इतनी आसानी से हार गए। बेकार, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम तीनों कोल्ड पीक पर स्थित कोल्ड फेस क्लिफ पर जाओ और 3 साल तक अपने कर्मों का आत्मचिंतन करो। संप्रदाय प्रमुख यून चिल्लाए। झाओ लॉन्ग और बाकी दोनों का चेहरा पीला पड़ गया। लेंगफेंग की लेंगमियन चट्टान वह स्थान था जहां स्वर्गीय दाओ संप्रदाय गलतियां करने वाले शिष्यों को दंडित करता था। वहां आध्यात्मिक ऊर्जा कम थी, परिस्थितियां कठोर थीं और उन्हें संप्रदाय के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख, तीनों ने असहाय होकर उत्तर दिया। संप्रदाय के गुरु यून ने हाथ हिलाया और तीनों शिष्य धीरे धीरे पीछे हट गए। तीनों के चले जाने के बाद संप्रदाय प्रमुख यून का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने अपना सिर झुकाया और मन ही मन सोचने लगे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि डू फैंग की साधना इतनी जल्दी सुधर जाएगी। महज 2-3 वर्षों में ही वह मध्यवर्ती स्तर से उन्नत स्तर तक पहुंच गया। चूंकि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, इसलिए मुझे इसे जल्द से जल्द समाप्त करना होगा, अन्यथा ये भविष्य में संप्रदाय के लिए एक अभिशाप बन जाएगा। कुछ देर बाद संप्रदाय प्रमुख यून ने जोर से पुकारा, कृपया एल्डर लिंग और एल्डर जुओ को यहाँ बुलाएं। बाहर से किसी ने हाँ कहकर जवाब दिया और उसके बाद कोई और खबर नहीं मिली। कुछ ही देर में 2 बुजुर्ग व्यक्ति हॉल में प्रकट हुए। अंदर आते ही उन्होंने एक स्वर में कहा, वरिष्ठ भाई संप्रदाय प्रमुख हमसे क्या चाहते हैं?
संप्रदाय प्रमुख युन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं अपने दोनों कनिष्ठ भाइयों को किसी को पकड़ने के लिए परेशान करना चाहूंगा। कौन है वे? हम दोनों को एक ही समय पर क्यों बुलाना चाहते हैं? बाईं ओर खड़े व्यक्ति ने ओ कहते हुए पूछा। मेरे स्वर्गीय दाव संप्रदाय को अपमानित करने की हिम्मत कौन करता है? दाहिनी ओर खड़े व्यक्ति ने गुस्से से कहा। तब संप्रदाय प्रमुख युन ने स्पष्टीकरण दिया और उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, इस बार मैं तुम दोनों कनिष्ठ भाइयों को सहायता के लिए भेज रहा हूं। मैं लू परिवार से एक और वरिष्ठ को भी तुम्हारी सहायता के लिए भेजूंगा। हमें अवश्य सफलता प्राप्त करनी है। जो और लिंग ने मुट्ठी बांधकर कहा, चिंता मत करो बड़े भाई, हम इसे जल्द ही पूरा कर लेंगे। नानशान से पुनः मुलाकात। 7 दिन बाद डू फैंग फिर से अपने निवास से निकला और धीरे धीरे पश्चिमी जिले की ओर चलने लगा। हालांकि इसे चलना कहा जा रहा था, लेकिन उसकी गति वास्तव में काफ़ी तेज थी, बस उड़ान की गति के सापेक्ष। इस वेबसाइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। कुछ ही देर में हम पश्चिमी जिले में पहुंच गए और वहां हमें एक ऊंची, लौकी के आकार की इमारत दिखाई दी जिसका जिक्र मैनेजर लियू ने किया था। जब आप 10 मील से अधिक दूर होते हैं तो आपको 30 या 40 फीट ऊंची यह विशाल इमारत दिखाई देती है। पास आने पर आपको इमारत पर लगा एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई देता है जिस पर रून्यू पवेलियन लिखा होता है, जो देखने में बहुत ही प्रभावशाली लगता है। डू फैंग दरवाजे पर खड़ी थी, उसने ऊपर उन 3 शब्दों को देखा, हल्की सी मुस्कान दी और अंदर चली गई। आम परिवारों या संप्रदायों के विपरीत रून्यू मंडप के प्रवेश द्वार पर न तो पहरेदार तैनात थे और न ही संतरी गश्त करते थे। इसके बजाय ये पूरी तरह से खुला था, जिससे लोग अपनी इच्छानुसार आ जा सकते थे, जो कि डू फैंग को काफ़ी दिलचस्प लगा। डू फैंग धीरे धीरे चलते हुए रिन्यू पवेलियन के अंदरूनी हिस्से का जायजा ले रहा था। पता चला कि रिन्यू पवेलियन एक इमारत नहीं बल्कि कई इमारतों का संयोजन था। ये इमारतें आकार में एक जैसी थीं, सभी चापाकार थीं और एक साथ देखने पर लौकी जैसी लगती थीं। इनके बीच 1 से 2 झांक का फासला था, इसलिए दूर से देखने पर ये एक ही इमारत जैसी लगती थीं। लौकी के निचले हिस्से का आंतरिक स्थान बहुत बड़ा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 30 झांग है और इसमें विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां लगाई गई हैं, जो विभिन्न प्रकार की हल्की औषधीय सुगंध उत्सर्जित करती हैं। हालांकि डू फैंग के जाने के कुछ ही समय बाद विपरीत दिशा से एक आदमी दूर से जोर जोर से हंसते हुए आया। डीकन डू सचमुच आ गए हैं? हाँ हाँ, कृपया इधर आइए, मेरे पीछे आइए। ये वही अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसका उपनाम हुआंग था और जो थोड़ी देर पहले दुकान में आया था। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, तो ये स्टीवर्ड हुआंग हैं। वह एक पल रुके, फिर बोले, चूंकि हमारे पवेलियन में इतना महत्वपूर्ण चखने का कार्यक्रम है तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। जब डू फैंग पास पहुंचा तो हुआंग उपनाम वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उसे अंदर आने का इशारा किया और फिर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। डू फैंग धीमी गति से उनके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों पीछे से सीढ़ियों से एक एक करके ऊपर चढ़ते गए, जब तक कि वे 10वीं मंजिल पर नहीं पहुंच गए। तभी हुआंग उपनाम वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चढ़ना बंद किया और डू फैंग को आगे बढ़ने का नेतृत्व किया। डू फैंग ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। हालांकि कई कमरों में अवरोधक संरचनाएं बनी हुई थीं, जिनके कारण उनके आर पार देखना असंभव था। डू फैंग को एक लंबे गलियारे से ले जाने के बाद हुआंग उपनाम वाला अधेड़ व्यक्ति एक छोटे से बैठक कक्ष में पहुंचा। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि कई लोग पहले से ही अंदर बैठे हुए थे, जिनमें बुजुर्ग और अधेड़ उम्र के लोग शामिल थे, जो विभिन्न शैलियों के परिधान पहने हुए थे। जब उन्होंने हुआंग उपनाम वाले अधेड़ व्यक्ति और डू फैंग को प्रवेश करते देखा तो वे दोनों चौंक गए और प्रश्नवाचक भाव से हुआंग उपनाम वाले अधेड़ व्यक्ति की ओर देखने लगे। हुआंग उपनाम वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने डू फैंग का परिचय दूसरों से नहीं कराया। वह बस डू फैंग के साथ एक तरफ खड़ा रहा, किसी से बात नहीं की और अपनी आंखें बंद कर लीं। इस स्थिति को देखकर डू फैंग चुप रहा, उसका चेहरा शांत था और वह एक तरफ खड़ा होकर धीरे धीरे हॉल में मौजूद लोगों का अवलोकन कर रहा था। ये देखकर बाकी लोग उनके पास जाने और सवाल पूछने में शर्म महसूस करने लगे और जल्दी से उन दोनों को अपने दिमाग से निकाल दिया और अपने आराम करने या बातचीत करने में लग गए। कुछ देर बाद कई और लोग हॉल में आए। डू फैंग उनमें से किसी को नहीं पहचानता था, लेकिन प्रवेश करते समय उनके अभिवादन के तरीके से वह उनके उपनामों को जान गया था, क्योंकि वे उसे भाई वान, भाई किन और स्टुअर्ट शांगुआन कहकर पुकार रहे थे। जब इन लोगों ने डू फैंग नाम के इस अपरिचित युवक को देखा तो वे सभी थोड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उनमें से किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। तभी बैंगनी रंग का चोला पहने, गोल चेहरे और हल्की लालिमा लिए एक व्यक्ति अंदर आया। उसे देखते ही डू फैंग की आंखें चमक उठीं, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी मुलाकात यहाँ हो गई है।
ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नानशान था, जिससे उसकी मुलाकात कई साल पहले फैंचेंग में लू परिवार के यहाँ हुई थी। जैसे ही नानशान ने हॉल में प्रवेश किया, कई लोगों ने उनका अभिवादन किया। डीकन नैन, भाई नैन। नानशान मुस्कुराया और सबको सिर हिलाकर अभिवादन किया। उसकी नज़रें धीरे धीरे आसपास के वातावरण पर टिकी थीं। जब उसने डू फैंग को देखा तो वह स्पष्ट रूप से चौंक गया और बोला, युवा मित्र फैंग। वह रुका, फिर बोला, ओह नहीं, मुझे आपको युवा मित्र डू कहना चाहिए, है ना? ये देखकर हॉल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान नानशान और डू फैंग की ओर गया। किसी ने कहा, तो भाई नान इस साथी दाववादी को जानते हैं। डू फैंग ने नानशान की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो आप सीनियर नान हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे रेन सिटी में मुलाकात होगी। क्या संयोग है। अपना नाम छिपाने के लिए मुझे क्षमा करें। नानशान ने वक्ता की बात अनसुनी करते हुए डू फैंग से उदासीनता से कहा, तुम अब फैंचेंग में काफ़ी प्रसिद्ध हो गए हो। महज कुछ वर्षों में तुम एक कनिष्ठ योद्धा से वरिष्ठ योद्धा बन गए हो। इसके अलावा तुम्हारी रसायन विद्या की कला उत्कृष्ट है। 10 दिन से भी अधिक समय पहले तुमने स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के 3 प्रमुख शिष्यों और लू परिवार के एक शिष्य को घायल कर दिया था। यह मामला पूरे फैंचेंग क्षेत्र में फैल चुका है। ये सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। लू परिवार में केवल एक ही पूर्वज था जो युद्ध सेनापति के पद तक पहुंचा था। लू परिवार को नाराज करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन स्वर्गीय दाओ संप्रदाय अलग था। ये वुलिंग काउंटी का दूसरा सबसे बड़ा संप्रदाय था, जिसमें युद्ध सेनापति के पद पर 4 या 5 सर्वोच्च वरिष्ठ अधिकारी थे। स्वर्गीय दाओ संप्रदाय को नाराज करने का मतलब है कि रुन्यू मंडप भी सुरक्षा देने की हिम्मत नहीं करेगा। यह अविश्वसनीय है कि इस युवक ने एक ही समय में स्वर्गीय दाओ संप्रदाय और लू परिवार दोनों को नाराज करने का साहस किया और यहाँ तक कि वुलिंग काउंटी में खुलेआम प्रकट होने की हिम्मत भी की। बाकी सब छोड़ दें तो केवल इस साहस के आधार पर ही शायद वहाँ मौजूद कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। सभी के देखने का तरीका डू फैंग के प्रति थोड़ा बदल गया, लेकिन डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि साथी दाओइस्ट नानशान को मेरे इस छोटे से मामले के बारे में इतनी जानकारी होगी। विनम्रता भरे शब्दों को समाप्त करने के बाद उन्होंने नानशान को संबोधित करते हुए सम्मानजनक उपाधि वरिष्ठ से बदलकर समकक्ष उपाधि साथी दाओइस्ट का प्रयोग करना शुरू कर दिया। नानशान को कोई आपत्ति नहीं थी। युवा मित्र डू के रसायन शास्त्र कौशल को देखते हुए और आज यहाँ उसकी उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए वह हमारे प्रबंधकों में से एक बन गया होगा। डू फैंग ने हल्के से सिर हिलाया। मैं स्टीवर्ड हुआंग द्वारा मेरे प्रति दिखाए गए उच्च सम्मान और रुन्यू पवेलियन में शामिल होने के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। आज मैं हमारे पवेलियन के इस चखने के कार्यक्रम में भाग लेने आया हूँ। नानशान ने सोच विचार करते हुए सिर हिलाया और बोलना बंद कर दिया। हॉल में मौजूद अन्य लोगों की आंखों में जटिल और विविध भाव थे और डू फैंग ने भी बोलना बंद कर दिया। जब एक और वरिष्ठ योद्धा हॉल में दाखिल हुआ तो हॉल में लोगों की संख्या 14 हो गई। उसी क्षण नीले कपड़े पहने एक थोड़े मोटे बूढ़े व्यक्ति ने हल्की खांसी करते हुए कहा, ठीक है, सब लोग आ गए हैं। ये चखने का कार्यक्रम शुरू हो सकता है। डू फैंग ने अपना सिर घुमाया और उस आदमी को पहचान लिया। वह वही बूढ़ा आदमी था जिसे पहले भाई वान कहा जाता था। वान उपनाम वाले व्यक्ति ने धीरे से सबकी ओर देखा और आगे कहा, इस मूल्यांकन बैठक के नियम वही रहेंगे। सबसे पहले रसायन शास्त्री हमारे मंडप में मौजूद सभी रसायन शास्त्रियों के कौशल का आकलन करेंगे। फिर उपस्थित सभी लोग अन्य रसायन शास्त्रियों के स्तर का आकलन करेंगे। अंत में सभी लोग हमारे मंडप की आवश्यकताओं के अनुसार इस वर्ष की भेंट को परिष्कृत करेंगे। क्या किसी को कोई आपत्ति है? हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे और उन्होंने सहमति में हल्के से सिर हिलाया। ये देखकर थोड़े मोटे ताजे बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, तो फिर क्या हम सब बाहर जाकर इस साल के चखने के कार्यक्रम की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा करें? इतना कहकर वह सबसे पहले बाहर चला गया। प्रशंसा सम्मेलन समूह धीरे धीरे उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे हॉल से बाहर निकला और डू फैंग डीकन हुआन के पीछे पीछे चल रहा था जब वे अन्य लोगों के साथ बाहर निकले। 14 लोगों का समूह मुख्य हॉल से बाहर निकला और कई मंजिलें नीचे उतरने के बाद एक और भी बड़े हॉल में पहुंचा जो पहले वाले हॉल से दर्जनों गुना बड़ा था। जब सभी लोग हॉल में दाखिल हुए तो वहां पहले से ही सैकड़ों लोग मौजूद थे। संक्षिप्त निरीक्षण के बाद डू फैंग ने पाया कि उनमें से अधिकांश 9वें स्तर के योद्धा थे, कुछ ही 9वें स्तर के और मध्यवर्ती स्तर के योद्धा थे और यहाँ तक कि उनमें से कुछ उन्नत स्तर के योद्धा भी थे। हॉल में पहले काफ़ी शोर था, लेकिन डू फैंग और अन्य लोगों के प्रवेश करते ही शोर तुरंत बंद हो गया। थोड़ा मोटा दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति हॉल के सामने पहुंचा, अंदर मौजूद सैकड़ों लोगों को धीरे धीरे देखते हुए बोला, सभी लोग, हमारा वार्षिक चखने का कार्यक्रम फिर से आ गया है।
इस साल ये दुर्लभ है कि हमारे सभी 13 सेवक उपस्थित हैं और हमने एक नया सेवक भी जोड़ा है। ये है सेवक डू फैंग। उसने अपने बगल में खड़े डू फैंग की ओर इशारा किया। सभी का ध्यान डू फैंग की ओर गया। वे सभी ये देखकर दंग रह गए कि डू फैंग इतनी कम उम्र में रिन्यू पवेलियन का प्रबंधक बन गया था और उसकी रसायन विद्या की कला इतनी उत्कृष्ट थी। डू फैंग ने सभी को देखकर हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिलाया। हॉल में मौजूद रसायन शास्त्रियों और जानकारों में से कई चौंक गए और उनके चेहरे के भाव बदल गए। ये वही है। क्या ये पवन नगरी का फैंग डू नहीं है? पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तब वह सिर्फ एक मध्यम स्तर का योद्धा था। कुछ ही वर्षों में न केवल उसकी साधना में इतना सुधार हुआ है, बल्कि उसके रसायन शास्त्र के कौशल भी इतने अद्भुत हो गए हैं कि वह इस मंडप का प्रबंधक बन गया है। ये लोग किंगदान संप्रदाय के शिष्य थे। वे पहले फैंगचेंग में डू फैंग से मिल चुके थे और उनके साथ रसायन शास्त्र के अनुभवों का आदान प्रदान कर चुके थे। थोड़े मोटे ताजे बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, स्वादिष्ट व्यंजनों के नियम वही रहेंगे। आप में से कुछ लोग हमारे संगठन के नए सदस्य हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया किसी और से पूछें। मैं और अधिक जानकारी नहीं दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। इतना कहकर उन्होंने हाथ हिलाया। हॉल में मौजूद सैकड़ों लोगों ने एक स्वर में हाँ कहा और फिर जल्दी से तितर बितर हो गए। दर्जनों लोग हॉल में स्थिर खड़े रहे जबकि बाकी लोग किनारों की ओर हट गए। सभी को तैयार देखकर थोड़े मोटे ताजे बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाकर हल्का सा इशारा किया, अपना दाहिना हाथ आगे की ओर दाहिनी ओर किया और उसके शरीर से ऊर्जा का एक तीव्र विस्फोट हुआ जो उसके सामने एक निश्चित स्थान पर लगा। बूढ़े व्यक्ति के प्रहार से एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और फिर लगभग 10 फुट व्यास के कई चबूतरे धीरे धीरे हॉल में खड़े दर्जनों लोगों के पैरों के नीचे से ऊपर उठने लगे और लगभग 2 फुट की ऊंचाई पर आकर रुक गए। मंच पर मौजूद दर्जनों लोग तुरंत पालथी मारकर बैठ गए, ताली बजाए और अपने अपने भंडारण थैलों से अपनी अपनी रसायन भट्टियां निकालकर अपने सामने रख लीं। थोड़े मोटे ताजे बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, चूंकि आप सब तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। याद रखिए, आपके पास 12 घंटे हैं। इस समय के भीतर निर्धारित गोलियों को तैयार कर लीजिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ऊंचे चबूतरे पर खड़े दर्जनों लोगों के सामने रसायन भट्टी के नीचे एक गहरा छेद प्रकट हुआ। उन दर्जनों लोगों ने हाथ से मुद्राएं बनाई, छेद की ओर इशारा किया और तुरंत ही उसमें से धधकती लपटें निकलने लगीं। डू फैंग ने उस जगह पर एक नज़र डाली और तुरंत नियम समझ गया। इन रसायन शास्त्रियों को रिन्यू पवेलियन द्वारा उपलब्ध कराई गई मानकीकृत सामग्रियों का उपयोग करके एक निश्चित समय सीमा के भीतर गोलियों का एक निश्चित सेट तैयार करना था और उनकी सफलता दर के आधार पर उनकी रैंकिंग निर्धारित की जाती थी। उसने अनुमान लगाया कि उसके बाद आने वाले रसायन शास्त्री भी इन्हीं नियमों का पालन करेंगे। ये रसायन शास्त्री केवल सबसे बुनियादी एसेंस पिल्स का निर्माण कर रहे थे और डू फैंग और लगभग एक दर्जन भिक्षुओं को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वे सभी आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। केवल अवलोकन और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार रसायन शास्त्री ही रसायन शास्त्रियों की तकनीकों, ताप नियंत्रण और सामग्री चयन का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर रहे थे। कई घंटों बाद लोगों ने अपनी गोलियां तैयार कर लीं और उन्हें सौंप दिया। कई रसायन शास्त्रियों ने गोलियां लीं और उन पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। ये क्यूई युआन गोलियां अच्छी गुणवत्ता की हैं, इनकी सतह चिकनी है। सफलता दर भी 70% है, जो काफ़ी अच्छी है। ये क्यूई युआन गोलियां औसत दर्जे की गुणवत्ता की हैं, इनकी दिखावट खुरदरी है और इनकी समग्र गुणवत्ता औसत है। जिन रसायन शास्त्रियों को उत्कृष्ट दर्जा दिया गया था वे मुस्कुरा रहे थे और उनका मनोबल ऊंचा था, जबकि जिनके रसायन शास्त्र के परिणाम खराब थे वे निराश और उदास दिख रहे थे। जल्द ही 10 घंटे बीत गए और मंच पर मौजूद सभी लोगों ने अपनी गोलियां तैयार कर लीं और उन्हें जमा कर दिया। फिर रसायन शास्त्रियों ने उनका मूल्यांकन किया। हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने एक मध्यम स्तर के योद्धा ने थोड़े मोटे बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर प्रणाम किया और कहा, स्टुअर्ट वान को रिपोर्ट करते हुए, इस वर्ष की मूल्यांकन बैठक में कुल 66 रसायन शास्त्रियों ने भाग लिया। उन सभी ने निर्धारित समय के भीतर और आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित गोलियां तैयार कीं। हमारे संयुक्त मूल्यांकन के बाद 11 को उत्कृष्ट, 23 को थोड़ा बेहतर, 28 को औसत और 6 को खराब श्रेणी में रखा गया है। डीकन वान ने अपनी आंखें खोलीं, हल्के से सिर हिलाया और कहा, हम हमेशा की तरह रिकॉर्ड बनाओ। जहां तक मिलने वाले पुरस्कारों की बात है, बस अपना काम करो। मध्यवर्ती स्तर के सैनिक ने सहमति में सिर हिलाया और फिर अपनी मूल स्थिति में लौट आया। उस व्यक्ति के जाने के बाद स्टीवर्ट वान ने आगे कहा, पहला कार्य पूरा हो गया है और सभी को मूल्यांकन के परिणाम पता चल चुके हैं। अब दूसरे कार्य की ओर बढ़ते हैं। सभी रसायन शास्त्री इस वर्ष का पुरस्कार कार्य पूरा करेंगे। आप में से प्रत्येक जिस प्रकार की गोलियां बनाने में निपुण है, उसके आधार पर हमारे पवेलियन ने प्रत्येक व्यक्ति को कार्य सौंपे हैं। अब कृपया अपने अपने स्थान ग्रहण करें। रसायन शास्त्रियों,
इस समय वह चबूतरा जहां मूल रूप से 66 रसायन शास्त्री मौजूद थे अब खाली था। हालांकि हॉल में मौजूद रसायन शास्त्रियों की संख्या उनसे कहीं अधिक थी और ये चबूतरे स्पष्ट रूप से इतने सारे लोगों को एक साथ समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। दर्जनों रसायन शास्त्री उछलकर 66 ऊंचे चबूतरों पर उतर गए, जबकि बाकी लोग हॉल में अलग अलग जगहों पर बैठ गए। डीकन वान ने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली को फिर से झटका दिया और ऊर्जा का एक विस्फोट उनके सामने एक निश्चित स्थान पर हुआ। तुरंत ही एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर बैठे सभी रसायन शास्त्रियों के चबूतरे अपनी मूल ऊंचाई तक उठ गए और फिर रुक गए। डू फैंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से क्षेत्र का अवलोकन किया और पाया कि वहां ऐसे 181 चबूतरे थे। रुन्यू मंडप वास्तव में शक्तिशाली था, जिसमें लगभग 200 रसायनज्ञ और दर्जनों रसायनज्ञ सहायक मौजूद थे। यदि कुनफेंग हॉल, जिंगली हॉल और रुन्यू मंडप की शक्ति लगभग बराबर थी, तो वर्षा नगर में लगभग 600 रसायनज्ञ एकत्रित थे। इसके तुरंत बाद स्टीवर्ट वान ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और रुन्यू पवेलियन के दर्जनों सेवक एक एक करके हॉल में प्रवेश कर गए। वे ऊंचे चबूतरों पर चक्कर लगाते रहे और हर बार जब वे किसी चबूतरे के पास से गुजरते तो वे अपना हाथ हिलाकर उस पर एक थैला फेंक देते। चक्कर पूरा होने पर चबूतरे पर मौजूद सभी रसायन शास्त्रियों के पास एक एक थैला पहुंच गया। ये देखकर स्टीवर्ट वान ने गरिमापूर्ण स्वर में कहा, ठीक है, सभी गोलियों और सामग्रियों के नाम, जिनकी ज़रूरत सभी को इस कार्य को पूरा करने के लिए है, बैग में हैं। आप स्वयं देख लीजिए। समय सीमा 36 घंटे है। चलिए शुरू करते हैं। ये शब्द बोलते ही ऊंचे चबूतरे पर मौजूद सभी रसायन शास्त्रियों ने अपने अपने थैलों से सामान निकाल लिया। हर थैले में एक पर्ची थी जिस पर उन गोलियों के प्रकार और औषधीय सामग्री लिखी थी जिन्हें उन्हें तैयार करना था। पर्ची पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी अपनी रसायन भट्टियां निकालीं, आग जलाई और अपना रसायन बनाने का काम शुरू कर दिया। इस समय पहले के 66 रसायन शास्त्रियों के अलावा केवल डू फैंग और 14 अन्य ही नीचे रह गए थे, बाकी सभी ऊंचे चबूतरे पर गोलियां बना रहे थे। डीकन वान ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, साथी दाववादियों, हमारे रसायन शास्त्रियों ने गोलियां बनाना शुरू कर दिया है। हम 3 समूहों में बटेंगे, प्रत्येक समूह 10 घंटे के लिए, ताकि ये देखा जा सके कि निर्माण प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। अंतिम 6 घंटों में हम मिलकर गोलियों की गुणवत्ता का आकलन करेंगे। क्या किसी को कोई आपत्ति